आज गए हैं इस किताब में। और आज का जो टॉपिक है वो लेखक बताते हैं स्पेशलाइज्ड नॉलेज। उसके बारे में पहले शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह हम फिर से वो कोटेशन पढ़ेंगे जो लेखक लिखते हैं। एवरी एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मतलब कुछ भी ऐसी परिस्थिति जो हमारे मन मुताबिक ना हो, एवरी फेलियर और हर तरह की निराशा या जो भी फेलियर हम फेस करते हैं, एंड एवरी हार्ट एक, तो जो भी हमारा दिल शिकस्त होता है, कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्विवेलेंट ऑफ ग्रेट बेनिफिट। तो ये हर जो भी परिस्थिति, जैसे हम सभी को सुनते हैं कि जो भी परिस्थिति आती है हमारे जीवन में या जो भी तरह की निराशाजनक कुछ रिजल्ट आते हैं, तो वो हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए होता है। तो इसको हिंदी में जो चैप्टर है उसको हिंदी में बोलेंगे विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान। और इसका ये है कि निजी अनुभव या अवलोकन, दौलतमंद बनने की ओर चौथा कदम। तो पहला कदम हमने जाना कि वो है इच्छा, दूसरा है कि उसमें विश्वास, तीसरा है कि आप उसमें आत्म, क्या बोलते हैं, आत्म सुझाव, है ना। और अब है ये चौथा जो है, आत्म सुझाव के द्वारा चौथा जो है वो है विशिष्ट ज्ञान, जो जो हमको उस दौलतमंद बनने की ओर ले जा सकता है। तो लेखक शुरुआत में बताते हैं कि दो तरह के ज्ञान होते हैं, एक होता है जनरल नॉलेज और दूसरा होता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जिसको कहेंगे कि एक सामान्य ज्ञान, है ना। और दूसरा होता है विशिष्ट ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान तो बहुत कोई के पास होता है, और उससे उससे दौलतमंद तो आप नहीं बन सकते, है ना। जनरल नॉलेज, और हम लोग भी इस बात को वेटेज देते हैं कि किसी को जनरल नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, आई एक्सेप्ट कि आप करोड़पति जाने में, उसमें अगर आपको जाना है तो जनरल नॉलेज बहुत रखना होगा, वो ही आपको दौलतमंद बना सकता है। नहीं तो सिर्फ जनरल नॉलेज से आप किसी भी चीज को दौलतमंद बनने के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसमें विशेषकर लेखक हमको ये बताना चाहते हैं कि आप कोई भी काम को करना चाहते हैं तो उसके लिए आप विशेष ज्ञान इकट्ठा करें। तो वो बताते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमको पूरी तरह तैयार नहीं करता है उसके लिए। सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान दिया जाता है, लेकिन उस ज्ञान को हम कैसे चैनलाइज करें और उस चीज को हम पा सकते हैं, इसके बारे उसमें कोई भी। और हमने भी देखा है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमको तैयार नहीं करता है कि हम बस निकले और नौकरी पे चले गए। आपको या तो कुछ ऐसा जैसे नॉर्मल एक कॉमर्स ग्रेजुएट हो गया, या फिर एक बीए ग्रेजुएट हो गया, आर्ट्स फील्ड का हो गया, साइंस का नहीं। अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ोगे तभी आप जाके आपको कोई कंपनी उठाएगी कैंपस से, और फिर आपको तुरंत से जैसे कॉलेज छोड़ा आपको नौकरी मिलती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसा नहीं करता है। तो वो यही बताते हैं कि जनरल नॉलेज बहुत काम का नहीं है। आप अपने जिस काम को करना चाहते हैं उसके बारे आप सोच विचार रखें और उसकी ओर अपनी कदम को बढ़ाए। और वो यहाँ पे बताते हैं कि एजुकेशन का मतलब, तो लैटिन में ये वर्ड आता है एड्यूको, उसका मतलब है कि जो अंदर से विकास करना या जो बाहर लाना, है ना, जिसके लिए हमें हमारा एजुकेशन सिस्टम तैयार नहीं करता है। तो वो बताते हैं कि शिकागो न्यूज़पेपर में ये पब्लिश हुआ था कि ये इसके बारे वो बताते हैं, मिस्टर फोर्ड के बारे उन्होंने लिखा था। तो एडिटोरियल एक पेज होता है जिसमें ये छपता है। तो वहां उन्होंने लिखा था कि मिस्टर फोर्ड जो है वो एक इग्नोरेंट पर्सन है ना। ज्ञान उसमें, रुकिए मैं बताती हूँ हिंदी में उन्होंने क्या लिखा है इसके बारे में कि फोर्ड से कुछ इस तरह के सवाल पूछे गए। एक मिनट। हाँ, मतलब उनको उन्होंने जो फोर्ड के बारे लिखा था कि वो एक मुझे वो पंक्ति मिल नहीं रही हिंदी में
हेनरी फोर्ड बहुत कम समय के लिए स्कूल गए थे, इसलिए उनके पास शब्द हाँ, शिकागो के एक अखबार ने कुछ संपादकीय छापे जिसमें अन्य बातों के अलावा इस बात का जिक्र भी था कि हेनरी फोर्ड एक अज्ञानी अमन पसंद है। उनको ना अज्ञानी का वो टाइटल दे दिए, तो उनको ये अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने मुकदमा दायर किया इस न्यूज़पेपर के खिलाफ। और उस मुकदमे में क्योंकि उन्होंने वो मुकदमा दायर किया, तो फिर ये एक केस बना, और उस केस के लिए उनको कोर्ट बुलाया गया। और कोर्ट में जो वकील थे वो उनको ये साबित करना चाहते थे कि वो अज्ञानी है। तो उनसे वो इस तरह के कुछ सवाल पूछते हैं। तो कहते हैं कि बेनेडिक्ट आर्नल्ड कौन थे, और 1776 में 76 76, हाँ, 1776 के विद्रोह से ब्रिटेन के लिए ब्रिटेन ने कितने सैनिकों को अमेरिका भेजा था। इस तरह के सवाल उनसे करते हैं। तो सारे प्रश्नों को सुनने के बाद अंतिम प्रश्न का फोर्ड ने कुछ इस तरह जवाब दिया। उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, मुझे ब्रिटेन द्वारा भेजे गए सैनिकों की सटीक संख्या तो पता नहीं है, परंतु मुझे ये जरूर मालूम है कि जितने लोग वहां गए थे उनमें से बहुत कम वापस आए। अतः फोर्ड इस तरह के बेहुदे प्रश्नों के जवाब देते देते थक गए, और उन्होंने एक अजीब सी सवाल का जवाब कटघरे में आगे तरफ झुकते हुए विरोधी वकील की तरफ उंगली दिखाते हुए दिया। आपके दबाव द्वारा पूछे गए बेहुदे प्रश्नों का जवाब अगर मैं सचमुच देना चाहूँ तो मेरे ऑफिस की मेज पर कई बटन लगे हुए हैं, जिन्हें दबाकर मैं अपनी सहायता के लिए ऐसे आदमियों को बुला सकता हूँ जो उस विषय के प्रखंड प्रखंड विद्वान है, जिनसे मैं उस विषय पर जितने प्रश्न पूछूं वो उन सबके सटीक उत्तर दे देंगे। अब क्या आप मुझे बताएंगे कि जब मेरे नजदीक ऐसे लोग मौजूद हैं जो मेरे हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, तो मैं इन प्रश्नों के उत्तर मालूम करने के लिए अपने मन में ढेर सारे सामान्य ज्ञान का अध्ययन करके क्यों भरूं? है ना? ये लाजमी सी बात है। इस जवाब में निसंदेह दम था। इस जवाब से वकील की हालत खस्ता हो गई। इस जवाब को सुनकर अदालत में बैठे हर व्यक्ति को यह एहसास हो गया कि ऐसा जवाब कोई शिक्षित व्यक्ति ही दे सकता है, कोई अशिक्षित व्यक्ति तो कभी नहीं। मेरी नजर में हर एक व्यक्ति शिक्षित है जो यह जानता है कि जरूरत के समय उसे इस विषय का ज्ञान कहाँ से मिलेगा और उसे कार्य के रूप में उपयोग कैसे किया जा सकता है। अपने मास्टरमाइंड समूह के सहयोग से हेनरी फोर्ड के पास वह सारा विशिष्ट ज्ञान था जिनकी उन्हें अमेरिका का सबसे धनी व्यक्ति बनने के लिए जरूरत थी। यह जरूरी नहीं है कि वह सारा ज्ञान उनके दिमाग में ही हो। तो उनके पास एक टीम है ना, जो हर तरह के काम करते हैं, और हर टीम मेंबर के पास जो सेक्शन में डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं उन सबों को प्रॉपर नॉलेज है। तो इनको क्या जरूरत है? इनका काम है कि मैन्युफैक्चर करना है, बेचना है, उनका फोकस उस पे है और पैसे कमाना है। तो वो यहाँ पे लेखक हमको अच्छी तरह से इस व्याख्यान से वो समझाते हैं और बताते हैं। फिर ये बताते हैं कि मास्टर माइंड ग्रुप हमारे पास होना चाहिए, है ना? तो और मास्टर माइंड का बारे वो ये बताते हैं उसमें कि वो क्या होता है। मास्टरमाइंड जो है वो है ना, मतलब वो ग्रुप जो आ, जैसे यहाँ इंग्लिश में लिखा है कोऑर्डिनेशन ऑफ नॉलेज एंड एफर्ट, है ना? तो वो ज्ञान और वो हर तरह की शक्ति सामर्थ जो चाहिए इन द स्पिरिट ऑफ हार्मनी बिटवीन टू और मोर पीपल फॉर अटेनमेंट ऑफ अ डेफिनेट गोल, है ना? कोऑर्डिनेशन ऑफ नॉलेज
एफर्ट इन अ स्पिरिट ऑफ हार्मनी। और हर किसी के पास जो ज्ञान है वो टीम मेंबर के पास, वो लोग एक साथ समूह होके और शांति पूर्वक मन से सोच विचार करके उस एक गोल की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, और उसको कैसे पाना है उसकी तरफ अपना विचारधारा और समझ को लगाते हैं, तो वो जरूर उस पर्पस को पा सकते हैं। इसी को बोला जाता है मास्टरमाइंड ग्रुप। और ये कंफ्यूज नहीं करना चाहिए टीम वर्क और मास्टरमाइंड। तो मास्टरमाइंड के बारे उन्होंने बहुत अच्छे से इसमें समझा दिया है, और मैं ट्राई करती हूँ मुझे वो हिंदी वाला पैराग्राफ मिल जाए तो। उसके बाद फिर ये आगे बताते हैं लेखक की ये जो विशिष्ट ज्ञान है आप किस तरह पा सकते हैं। आप अपने उस कार्य को करने के लिए जो ज्ञान चाहिए उसको हमको पहले तो ये समझाते कि ना पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। आप बुजुर्ग भी अगर हो गए हो, आपको कोई इंटरेस्ट है तो आप लगे रहो, कहीं कहीं से नॉलेज इकट्ठा करते रहो। ऐसा नहीं है, हमारा सोच ऐसा होता है कि बस स्कूल खत्म, पढ़ाई लिखाई खत्म, आगे और पढ़ने और समझने की जो मेंटल ग्रोथ है उस पे हम नहीं फोकस करते। पर ये विचारधारा हमको चेंज करना है, हमको उसको बदलना है। और अपने उस कार्य के लिए जो मकसद आप अपना लेके चल रहे कि इससे मुझे धनवान बनना है, उसके लिए आप अपना नॉलेज को कहाँ कहाँ से आप इकट्ठा कर सकते हैं, इस चीज के लिए अपने दिमाग को थोड़ा खुला रखे। तो जैसे कि वो बताते हैं कुछ कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल से कि एक एक समूह रखिए, उन लोगों के साथ अपना उठना बैठना रखे जो उस फील्ड में हो, है ना। उसके बाद आप कोई क्लास अटेंड कर सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कर सकते हैं। इंटरनेट में आजकल तो बहुत इंफॉर्मेशन है, आप उस पे जाके अपने लिए ये कोर्स पता कर सकते हैं और आगे कर सकते हैं। तो इस तरह वो बताते हैं कि हमेशा वो जो नॉर्मल स्कूलिंग है उसी से कोई धनवान नहीं बन सकता। जैसे ये एग्जाम्पल बताते हैं थॉमस एल्वा एडिसन, मात्र उन्होंने 3 महीने ही स्कूलिंग की थी, उनकी और कोई स्कूलिंग नहीं हुई, लेकिन आप देख सकते हैं उन्होंने बल्ब बनाया। फिर हेनरी फोर्ड का बताते हैं कि वो 6th ग्रेड स्कूलिंग तक ही किए थे, उससे ज्यादा वो पढ़े ही नहीं थे, लेकिन वो अमेरिका के इतने बड़े अमीर व्यक्तियों में शामिल हो गए। और फिर बताते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे लेखक की, वो तो एक बेचारा एक क्लर्क की दुकान में छोटा मोटा काम करता था, लेकिन उनका दिमाग जो था ना वो काफी क्रिएटिव था और इमेजिनेशन करता रहता था। तो ऐसे ही बताते हैं कि उनको जब वो स्कूल जाते थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, तो ना उनको टीचर्स पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनका मन मतलब लगता नहीं था क्लास में। और वो उनको मतलब होता है कि फोकस से एक सब्जेक्ट को वो सुन रहे हैं, ऐसा नहीं था उनका। उनको तो अभी जैसे बहुत बोला जाता है कि बच्चों को अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर हो रहे हैं ना, तो वैसा टाइप का उनको एक डिसऑर्डर मतलब नाम दिया जा सकता है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। तो उनको इसलिए वो पसंद नहीं किया था, तो और उसको स्कूल से निकाला भी गया था। लेकिन उनका उनका दिमाग ना मतलब बहुत इमेजिनेशन और एक्सपेरिमेंटल थॉट पे चलता रहता था। ये उसी से आया कि वो उनका ना कल्पना कल्पना करने की शक्ति उन्होंने अपना विस्तार किया था। तो उसी से वो ये आइडिया आता है। और वो ये आइडिया कैसे वो क्या कल्पना दौड़ा रहे थे, जैसे उनको ये आइडिया आता है कि वो एक ना बीम ऑफ he was riding on a beam of starlight through space। मतलब एक एक स्टार की गति से वो जैसे अगर जा रहे हैं तो क्या होता है, वहां से उनको ये विजन आता है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। फिर उसके बाद लेखक हमको बताते हैं कि कोई भी चीज जो मुफ्त में मिलता है ना उसका वैल्यू नहीं होता है, पर जहाँ पे हमें धन लगाना पड़ता है तो उससे हमको जरूर हम वी मेक श्योर कि ना कि हम उसको पढ़ ले, उसको कर ले, खत्म करें। तो अमेरिका में ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है और लाइब्रेरीज है जो मुफ्त में आप ना फ्री में
एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, दो दो बार की हम भी ऐसी लाइब्रेरी गए, वहां पे कंप्यूटर पड़े रहते हैं, आप आराम से बैठ के यूज कर लो, किताबें पढ़ लो, जितना ज्ञान चाहिए उसके लिए वो चार्ज नहीं करते, पर उसका वैल्यू नहीं होता है जब तक कि आप खुद पैसे डाल के कुछ ना करो, है ना, फ्री में मिलता हुआ चीज। और नॉलेज कब विजडम बनता है, नॉलेज तब विजडम बनता है जो चीज आप सीखते हो और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो अपने लाइफ में, और उससे जो ज्ञान मिलता है उसको बोलते हैं विजडम, है ना। तो नॉलेज और विजडम कैसे मिलता है, फिर उसके बाद जो 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 एक्चुअली जैसे आप देखोगे बहुत बड़े बड़े उद्योगपति या जो भी जो ऐसे काम करते हैं ना, वो उनका हमेशा ध्यान उच्च पढ़ाई की तरफ हमेशा लगा रहता है। मतलब वो नए नई आइडिया सोचेंगे और नई नई ज्ञान इकट्ठा करेंगे, चाहे वो कोई कोर्स से हो, चाहे वो कॉलेज से हो, या कोई डिस्टेंस लर्निंग से हो। तो इसके बारे लेखक बताते हैं कि आप इसको जरूर किया करिए। और फिर उसके बाद हम देखते हैं लेखक आगे बताते हैं कि कलेक्टिंग एजेंसी, इसमें ना बहुत सारी छोटे छोटे व्याख्यान दिए हुए हैं, बहुत सारे। उसमें से मैं डिसाइड कर रही हूँ कि कौन सा आपको बताऊं ताकि मीनिंगफुल हो। हाँ, और लेखक इसमें ये भी इम्पोर्टेंट बताते हैं कि जैसे कि अगर आप नौकरी करते हो तो आप नाइट कॉलेज कर लो या फिर आप होम स्टडी कर लो, तो उससे क्या होगा कि आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार उस पढ़ाई लिखाई को कर पाओगे। फिर उसके बाद वो बताते हैं अ, एक एक एग्जाम्पल वो बताते हैं कि एक दुकान में एक व्यक्ति काम करता था, और उसका दुकान वाला जो है पता नहीं उसको कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो उसको नौकरी से निकाल देता है। अब क्योंकि मंदी थी उस समय अमेरिका में, तो ये क्या करते हैं कि हम्म, मन इसका दिमाग चलता है, और ये एक क्या बोलते हैं उसको, बुक कीपिंग बोलते हैं अमेरिका में, लेकिन ये है एक्चुअली अकाउंटिंग का काम। तो ये है ना, वो जिस दुकान वाले ने उसको निकाला था उसकी दुकान में ये अकाउंटिंग का काम शुरू करता है। और वो करते करते उसको एक आइडिया आता है, और उसको वहां से कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं, तो करीबन 100 ऐसे व्यापारी के कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं और जिसका वो अकाउंटिंग करता है। अब उनका दिमाग देखिए, इमेजिनेशन कितना अच्छा था कि वो अपने लिए एक ऑफिस खोलता है एक वैन में, ताकि वो वैन जगह जगह जा सकता है। वो ऑफिस एक फिक्स्ड, एक जैसे हम लोग होते हैं ना कि ईंटे पत्थर का बना दिया, वो नहीं, वो उन्होंने वैन का इस्तेमाल किया, और उस वैन की वजह से वो इधर उधर काफी सारे कॉन्टैक्ट्स उनके बनते चले गए, और उसके लिए वो काम करता गया अकाउंटेंसी का। और उसके पास इतना पैसा हो गया, और उसको इतना टैक्स देना पड़ा, मतलब 10 टाइम्स मोर, जितना कि वो जिसके यहाँ काम करता था, ग्रोसरी स्टोर में काम जिसके लिए काम करता था, उससे 10 गुना ज्यादा वो इनकम टैक्स भरता है। मतलब उसका इतना विस्तार हो जाता है। तो एक सिंपल से इमेजिनेशन था उसका कि इस काम को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। तो वो देखिए, एक अकाउंटिंग एक स्पेशलाइज नॉलेज के तौर पे आ गया, और वो उसको कितने बढ़िया तरीके से अपना दिमाग लगाता है, डिलीवरी ट्रक बनाता है और उस पे अपना ऑफिस खोलता है, और औरों को भी आइडिया देता है कि तुम भी ऐसा करो। फिर उसके बाद बताते हैं लेखक हमको यहाँ पे कुछ बिल गेट्स के बारे, कि बिल गेट्स इतना बड़ा कैसे बना। वो बिल गेट्स को काफी अच्छा, वो इंटेलिजेंट बच्चा था स्कूल में, और वो उसका ध्यान ज्यादा मैथ्स और फिजिक्स में रहता था, पढ़ाई में काफी अच्छा था, लेकिन उसको उस तरफ जाना नहीं था, उसके दिमाग में पता नहीं क्यों कंप्यूटर की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन था। तो उसके लिए प्रोग्रामिंग लिखना, उससे रिलेटेड वो क्लब ज्वाइन किया कि जहाँ पे उस तरह के लोग आते हो। फिर उस तरह के माहौल में
पर अच्छा लाइब्रेरी भी जाए या यूनिवर्सिटी में जाए तो वो हमेशा वो समूह खोजना कि हम लाइक माइंडेडनेस है ना, कि उस तरह के वो इंटरेस्ट वाले। तो वैसे करते करते उनको उनको वो क्लियर विजन था कि हमको ये करना है। और फिर वो प्रोग्रामिंग लिखना शुरू करते हैं कंप्यूटर के बारे में। और उनका एक दोस्त होता है जिसका नाम है एलन। और वो एक दिन क्या होता है, एलन उससे छोटा है और ये काफी छोटा है तब, ये 13 साल के हैं बिल गेट्स। और तब से उनको ये आता है कि मैं कुछ प्रोग्राम लिखूं कंप्यूटर के बारे। और फिर 1975 में, जनवरी 1975 में एक न्यूज़पेपर में ये फोटो छपता है, पहला कंप्यूटर जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है। और वो कोई एल्टेयर नाम की एक कंपनी है। और इसको देखने के बाद उसका दोस्त ना वो उसको कहने लग, उस कंपनी का जो मालिक है एल्टेयर, वो एड रॉबर्ट, वो बहुतों को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि भाई मेरे लिए कोई प्रोग्राम लिखो, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम लिखो, तो जो पहले लेके आएगा बना के उसको मैं कॉन्ट्रैक्ट दूंगा। ये वो प्रस्ताव रखते हैं। तो ये जो है ये उनको करते हैं, और करने से इनको वो मिल जाता है। बिल गेट्स अपने दो मित्र के साथ मिलके वो प्रोग्राम लिखते हैं और उनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। और आपको पता ही है कि एप्पल के अलावा जितना भी लैपटॉप्स है उसमें सब बिल गेट्स का जो माइक्रोसॉफ्ट है वही जाता है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हो जाता है। और वो लोग ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं, साथ ही साथ उनको और भी कंपनियां उनसे वो मटेरियल बोलती है कि हमारे लिए भी बनाओ, हमारे लिए भी बनाओ, तो ऐसे करके उनको मिलता है। और ये एक्चुअली शुरू होता है एक गराज में। वो भी नहीं कि एक बड़ा सा कोई ऑफिस था उनके पास, ऐसा कुछ नहीं था, एक छोटे से गराज में वो दोनों फ्रेंड मिलके वो ये शुरू करते हैं। और उसके बाद वो काफी बड़ा हो जाता है, आज तो पूरी दुनिया में छाया माइक्रोसॉफ्ट। उसके बाद फिर लेखक हमको बताते हैं कि हर हर नीचे स्तर से आपको शुरुआत करने की जरूरत नहीं है जिंदगी में। मतलब कि कुछ थोड़ा ऊंचा सोचे, कुछ थोड़ा बड़ा सोचे, वो इस तरफ हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं। आ, उसके लिए वो एक छोटा सा व्याख्यान बताते हैं। कि जैसे कि एक कॉलेज, एक स्त्री के बारे बताते हैं कि उसका बेटा कॉलेज फिनिश कर रहा है। और वो जो लेडी है वो टाइपराइटिस्ट है। और उसका क्योंकि मंदी थी अमेरिका में तो नौकरी नहीं था। तो वो सोचना शुरू करती है कि कैसे अपने बेटे के लिए वो कुछ ऐसा बन करे जो उसको इजीली मतलब नौकरी भी मिल जाए और उसके मुताबिक जो वो तनख्वाह चाहता है उसको मिले, और वो नौकरी भी उसी तरह मिले। तो वो काफी अपने बेटे को बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स बताती है कि जाओ तुम रोज लाइब्रेरी, उसको लाइब्रेरी भेजती है, जाओ तुम इकट्ठा करो कि वो डेटा लेके आओ मेरे पास। फिर वो डेटा से वो उस जिस कंपनी के लिए वो अप्लाई करना चाहता है उस कंपनी का रिक्वायरमेंट क्या है ना, और उस कंपनी में वो अपना योगदान वो कैसे दे सकता है। तो ब्यूटिफुली वो एक जो बोलते हैं ना हम लोग बायोडेटा या फिर सीवी बोलते हैं आजकल, करिकुलम वीटे, वो डिजाइन करती है। और उसकी वजह से ना मतलब उसका उसका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा होता है कि जो मालिक होता है जिसके यहाँ उसका बेटा वो लेके जाता है इंटरव्यू के लिए, वो बहुत माने एकदम से वो ले लेते हैं। और उनको पैकेज भी अच्छा मिलता है, और उनको पोजीशन भी मतलब जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट मिलता है, लेकिन उनको सैलरी उसके जो सीनियर वाले हैं उनका वो सैलरी वो पहली दफा में ही ले लेता है। तो लेखक ये बताते हैं कि आपको कोशिश करना चाहिए कि हमेशा नीचे से ही शुरुआत करना है, ये वाला थॉट प्रोसेस को आप छोड़ दें, है ना। क्योंकि क्या होता है कि हम उस रेगुलर लाइफ में चले जाते हैं और फिर उसके आगे हमको दिखता नहीं कुछ। तो अपना माइंड थोड़ा ओपन रखें और कोशिश करें थोड़ा इसमें जाने का। फिर और एक एग्जाम्पल देते हैं। काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं कहाँ खत्म करूं मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। तो बेसिकली वही है, मोटा मोटा लेखक यही बताते हैं इसमें कि आप अपना ये
हाँ, सारे विचारों के पीछे विशेषज्ञ ज्ञान होता है। दुर्भाग्य से जिन लोगों के पास प्रचुरता में धन नहीं होता, उनके लिए विचारों की तुलना में विशिष्ट ज्ञान अधिक प्रचुर मात्रा में होता है और अधिक आसानी से हासिल किया जा सकता है। इस सच्चाई के कारण उस आदमी की शाश्वत मांग रहती है और उस आदमी के सामने अथाह अवसर होता है जो व्यक्तिगत सेवाओं को बेचने में लोगों की मदद करने में सक्षम है। सक्षमता का अर्थ है कल्पना, वह गण की जो विशिष्ट ज्ञान को विचारों से जोड़ता है, एक ऐसी व्यवस्थित योजना के रूप में जिसका लक्ष्य होता है अधिक धन प्रदान करना। अगर आप में कल्पना है तो यह अध्याय आपको एक विचार प्रदान कर सकता है जिससे आपको वह दौलत मिलनी शुरू हो जाएगी जिसकी आप इच्छा रखते हैं। याद रखें, विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशिष्ट ज्ञान आपको कहीं पर भी मिल सकता है, यानी किसी भी चौराहे पर या गली में। तो बेसिक वही है कि आप अपने अपने जो सोचा है उसको आप विश ये करें कि किस तरह से हम थोड़ा क्रिएटिव बने, कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। और माने थोड़ा ना नया आइडिया, ज्ञान तो बहुत मिल जाएगा लेकिन नया आइडिया तभी आएगा जब हम थोड़े से उसके बारे में सोचने लगे, उसके बारे नॉलेज इकट्ठा करने लगे, थोड़ा विजुअलाइज करने लगे, और फिर ये वो हासिल हम सभी कुछ कर सकते हैं। उसके बाद लेखक आगे और भी बहुत कुछ बताते हैं। एक मैं लास्ट बताती हूँ छोटा सा। हेल्पिन नामक एक वो थे, क्या बोलते हैं, डैन हेल्पिन, जो कॉलेज डे में फुटबॉल टाइम, ये नॉट्री डैम फुटबॉल टीम के वो चैंपियनशिप में उन्होंने वो हेल्प कोच थे, वो शायद मैनेजर ऑफ द फेमस 1930। हाँ, तो उनका जब कॉलेज खत्म हो रहा था, वो कॉलेज खत्म होने के समय उनको नौकरी कहीं नहीं मिल रही थी। तो वो है ना, क्या बोलते हो, हियरिंग एड होता है ना, हियरिंग एड बहरों के लिए, वो बेचना शुरू करता है कम छोटे से कमीशन में। और ऐसे करके काफी सारा कमीशन वो कमाता है, पर वो कहीं अंदर से खुश नहीं महसूस फील करता है करके, तो वो कुछ और बड़ा सोचता है। तो फिर वो मतलब उसकी मेहनत से वो इतने प्रभावित होते हैं कि उनको असिस्टेंट सेल्स मैनेजर बना दिया जाता है। फिर जो उनका जो एक होता है ना कॉम्पिटिटर वाला, उनका जो चेयरमैन होता है, उसको ये लगता है कि ऐसा क्या कर रहा है। वो चेयरमैन का नाम है मिस्टर एंड्रू, वो डिक्टोग्राम प्रोडक्ट कंपनी के चेयरमैन है। और उनको ये लगता है कि ऐसा क्या कर रहा है मेरा प्रति, मतलब उसका जो कॉम्पिटिटर है, कि वो सारे हियरिंग एड का जो कॉन्ट्रैक्ट है वही लेता चला जा रहा है। तो उसको वो बुलाते हैं अपने ऑफिस में और उनसे वो बातचीत करते हैं। बातचीत करके वो इतना मतलब इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि वो अपने कंपनी में उनको सेल्स मैनेजर का पोजीशन देते हैं। और वो उनको परखने के लिए वो क्या करते हैं कि वो 3 महीने के लिए ऐसे मिस्टर एंड्रू जो चेयरमैन होते हैं, वो अपने ऑफिस छोड़ के 3 महीने की छुट्टी पे चले जाते हैं और ये देखना चाहते हैं कि ये बंदा कैसा करता है, ये डुबाता है या उठाता है कंपनी को। लेकिन वो आ, क्या कहते हैं, हेल्पिन जो है, अ, वो इतना मन लगा के करता है और वो बहुत कंपनी का सेल करता है, और इससे इतनी खुश खुश होते हैं वो कि उनको वहां का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, जो कि बनने में काफी लंबा समय लगता है। कोई भी एक नॉर्मल इंसान को कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट पोजीशन में पहुंचने में काफी वक्त लगता है, लेकिन उन्होंने 6 महीने में ये हासिल करके दिखाया। तो यहाँ पे लेखक उसी बात पे जोर देते हैं कि हम कंट्रोल कर सकते हैं ना अपने अपने क्या कहेंगे उसको, मेहनत मेहनत जो उसने किया वो उसको कंट्रोल किया।
और दूसरी वो ये बात बताने चाहते हैं कि दोनों फेलियर और सक्सेस जो है हमारी हैबिट की वजह से है। तो बोथ सक्सेस एंड फेलियर आर लार्जली द रिजल्ट ऑफ हैबिट्स। तो ये जो सक्सेस उस बंदे को मिला, हेल्पिन डैन हेल्पिन, वो इसलिए मिला कि क्योंकि वो मेहनत करता गया और अपने वो हैबिट में ले आया। जैसे वो फुटबॉल टीम को जिताया था वो चैंपियनशिप 1930 में, तो उसी चीज को वो अपने लाइफ में वो करने लगता है। और इसी तरह वो हियरिंग एड जो कंपनी था उसमें वो उन्होंने बहुत अच्छा अपना काबिलियत को पेश किया। और लेखक इसी बात से एंड करते हैं कि प्रॉपर प्लानिंग करे, है ना, और बिजनेस बोथ फैक्टर फेलियर एंड सक्सेस वर क्लियर डेमोंस्ट्रेट। तो हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और बहुत सारे व्याख्यान हैं कि छोटे छोटे कंपनियां, एक और छोटा सा एग्जाम्पल है, और वो ये मेरे ख्याल से टाइम काफी हो गया बट आई एंड विद दिस कि 1893 में एक मैकेनिक थे और वो 5 सेंट लेके वो रेलवे लाइन, रेल रोड के लिए काम करते थे। और उस रेल रोड के काम में वो 5 सेंट लेते थे 1 घंटा के लिए। और फिर उसके बाद वो क्या करते हैं कि एक ऐसा एग्जीबिशन लगता है और उस एग्जीबिशन में वो जाते हैं। वहां पे वो एक कार को देख के बहुत प्रसन्नचित्त होता है, और वो कार का कलर होता है रेड एंड वाइट। फिर वो क्या करते हैं, उस कार को लेके वो जो अपना 5 साल का जो रखा हुआ उनके पास जो सेविंग्स था वो लगाते हैं, और अपने कुछ फ्रेंड्स को भी बोलते हैं कि यार मेरे को हेल्प कर दो। तो करीबन $5,000 वो लगाते हैं और वो गाड़ी को खरीदते हैं। और पता है उस गाड़ी के साथ वो क्या करते हैं, उस गाड़ी को रोज वो खोलते हैं पार्ट बाय पार्ट, और फिर पार्ट बाय पार्ट असेंबल करते हैं, फिर खोलते हैं फिर असेंबल करते हैं। ऐसे करते कुछ दिन तक वो ऐसे करते, उनको पता नहीं शायद पूरा वो नॉलेज कि कैसे क्योंकि वो रेल रोड के काम में था और उसको शायद वहां से निकलना था। तो इसमें वो एक्सपर्टाइज कर लेता है कि कार के पार्ट्स खोलना है फिर वापस उसको जोड़ना है। ऐसे करके उसको काफी अच्छा नॉलेज आ जाता है और वो ऑटोमोबाइल बिजनेस में घुस जाता है। तो यहाँ पे वही लेखक हमको ये बताते हैं कि देर इज नो फिक्स्ड प्राइस फॉर साउंड आइडियाज। मतलब कि आप अपने दिमाग को चलाते रहिए और नए नए आइडियाज तरीके सोचिए, दिमाग की बत्ती जलाएं बेसिकली। और उसके लिए कोई फिक्स्ड प्राइस तो नहीं होता है। और जो साधारण नॉलेज है वो काफी काफी है दुनिया में, लेकिन उस साधारण नॉलेज में कैसे अपने आइडिया को घुसाया और उससे वो बना सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो फिर बस इसी बात से लेखक ये अंत करते हैं जो मैंने पढ़ा था हिंदी में। और हम इस चैप्टर के एंड में आते हैं। सो थैंक यू सो मच जो भी मुझे सुन रहे हैं, और जो आगे सुनेंगे, जिन्होंने इस वक्त दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, इस प्लेटफॉर्म को धन्यवाद। तो आज का सेशन